हेलो दोस्तों, पॉलिटी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। हमें मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी में। एक तरफ पहला नंबर में आपका क्या दिया है, लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार इनमें से किससे संबंधित हो जाएगा, ये लोगों के प्रति उत्तरदायित्व से, यानी कि एक का हो गया डी नंबर। ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो भारत है। भारत इसमें किससे संबंधित हो जाएगा, तो भारत का क्या है, लिखित संविधान। तो 2 का हो जाएगा ई नंबर, और हमें मिलान ही करना है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो वयस्क मताधिकार। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, जन भागीदारी का प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा ए नंबर। उसी तरह से अगर चौथे की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा एकात्मक सरकार से संबंधित, यानी कि 4 का हो जाएगा बी नंबर। अब लास्ट बच गया 5 नंबर, संसदीय प्रणाली, जो संबंधित हो जाएगा सी से, शक्तियों का संलयन, यानी कि 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, मिलान कर दिया गया। ठीक है, वही बात आई है, कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक की बात आई है तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सरकार जो है संसद के प्रति, किसके प्रति, तो संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। और इसे इसके द्वारा ही क्या किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें कि यहाँ क्या एक पॉइंट है वयस्क मताधिकार की, तो वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया, क्या हो गया कि जाति, लिंग, धर्म, ये सब आदि के बावजूद भी सभी नागरिकों को क्या है, वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। यानी कि कहने का सेंस हो गया कि हमारा जो संविधान है वो 18 साल से क्या है, ऊपर के सभी वयस्कों को वोट देने का क्या करता है, अधिकार देता है। तो ये बात आपको पता भी होगी। चलिए बढ़ेंगे पॉलिटी के दूसरे नंबर प्रश्न पे, और बिहार शिक्षक भर्ती वाले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संसदीय सरकार को किस नाम से भी जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो संसदीय सरकार की जब बात आई है तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सरकार, जिम्मेदार सरकार, या फिर सरकार के जिम्मेदार, या फिर इष्टमिस्टर सरकार के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और खास करके अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत और क्या कहता है, कुछ अन्य देशों में भी प्रचलित है, अन्य देशों में भी क्या है, प्रचलित है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर संसदीय प्रणाली की बात करें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट ये लिख लीजिए, क्या जो जरूरी है कि संसदीय प्रणाली में अगर बात करें,
प्रणाली में कार्यकारी को, किसको, कार्यकारी को आम तौर पर जो भी बिंदु महत्वपूर्ण बनेंगे वो आपको लिख दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। राज्य के प्रमुख और क्या कहता है, सरकार के प्रमुख के बीच, सरकार के प्रमुख के बीच विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया गया। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा, संघीय सरकार में। आज सिर्फ आपको सरकार ही दिख रहा है, तो पॉलिटी की क्लास है तो दिखेगी ही। अगर संघीय सरकार में हम बात करें, ऑप्शन ए देख लेते हैं, सभी शक्तियां और कार्य केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित है। ऐसी बात नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। वहीं बात करें ऑप्शन बी है कि सभी शक्तियां केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित है। देखिए एक अर्थ से अनर्थ हो सकता है, यहाँ निहित है, यहाँ विभाजित है। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस तरह से लिखिएगा कि एक संघीय सरकार की, एक संघीय सरकार की एक प्रणाली है, एक प्रणाली है जो कि इस तरह से लिखिएगा, नोट्स आपका बनते चलेगा। एक बड़ी केंद्र सरकार, एक बड़ी केंद्र सरकार और उसके नीचे की स्थानीय, उसके नीचे की स्थानीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच, क्षेत्रीय सरकार के बीच क्या करता है, शक्ति को विभाजित करता है, शक्ति को विभाजित करता है। ये पॉइंट इसमें हो गया, विभाजित करता है। आपको देखिए रटा रटाया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा जो आपको एग्जाम में दिखे, उस लेवल का तैयारी आपको इस चैनल से मिलेगा। वहीं बात करेंगे कि संघीय सरकार की जो शक्तियां हैं, संघीय सरकार की अगर शक्तियां की बात करें, शक्तियां, तो संविधान द्वारा कहाँ, संविधान द्वारा, ये ध्यान होना चाहिए आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया गया, स्थापित की गई है, स्थापित की गई। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है क्या, कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार, अनुच्छेद इसको मत समझ जाइएगा, रुकिए हम पूरा ही लिख देते हैं। अनुसूची 7 के अनुसार क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है, कितने सूचियों के अंतर्गत, तो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। 3 सूची वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो आपको पता है, पहला हो जाएगा संघ सूची, अगर दूसरे की बात करें तो हो जाएगा राज्य सूची, और ये सब आपको हम पढ़ाए भी है कि किस सूची में कितने विषय शामिल है या इसका में क्या होगा, समवर्ती सूची। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा था जो आपको बता दिया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा आज के सेशन का चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, बी है फ्रांस, सी है बेल्जियम
और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो अगर हम इंटरपोल की बात करें, अगर इंटरपोल जिसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भी कहा जाता है और इसी को आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जानते हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रांस में। कहाँ? और फ्रांस के भी कहाँ? तो लियोन में स्थित है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन, अगर आपसे, या शॉर्ट में इसको लिख लीजिए यूएनओ, अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और किसका आप ध्यान रख सकते हैं जो पूछ लिया जाता है बार बार? ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाता है मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि जिसको IMF से हो जाता है इसका। तो इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ? तो वाशिंगटन DC, और ये भी कहाँ है? तो USA। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट और ध्यान रख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन सा? एक ध्यान रख सकते हैं आप, क्या? खाद्य और कृषि संगठन का पूछ लिया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन, इसके मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? रोम में। इटली के रोम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो ये हो गया मुख्यालय से संबंधित प्रश्न। आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। जब मतदान के अधिकार के लिए पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन थे। तो R वेंकट रमन। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चूंकि इक्यामा संशोधन के तहत हुआ था, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 61वां संशोधन अधिनियम और ईस्वी कौन सा हो जाएगा? तो 1989। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि 21 वर्ष से हटाकर 28 वर्ष कर दी गई थी। वहीं अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 326, कौन सा? अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सदनों और क्या कहता है? राज्य विधानसभाओं। जो आपका पॉइंट लिखा जा रहा है उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। राज्य विधान, इस तरह से लिख लीजिएगा यहाँ पर ठीक से, राज्य विधान सभाओं के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ये जानकारी नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कर हैं जो लगाए जाते हैं, जैसे कि संपदा शुल्क कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, यानी ये सभी। तो उपरोक्त सभी हो गया। इसमें आप और क्या क्या कर ध्यान रख सकते हैं? जैसे कि राज्य में जब चर्चा आया है तो पूरी तरीका से पता होना चाहिए
कि राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, किस पे? वाहनों पर कर हो गया, या फिर कृषि आय कर हो गया, कृषि आय पर कर हो गया, या फिर भूमि और भवनों पर कर हो गया, भूमि और भवनों पर कर हो गया। ये सब राज्य सरकार द्वारा ही लगाया गया और वसूला जाता है। ठीक है। खनिज अधिकारों पर कर हो गया, और ये सब स्टेटमेंट के रूप में आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है, तो आपको हर रूप से जानकारी होनी चाहिए। खनिज अधिकारों पर कर, तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा साथ ही साथ। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मुंशीराम, बी है देवीलाल, सी है कांसीराम, या डी है लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांसीराम। ठीक है। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। किन की जयंती पे? तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और किसने किया था? तो कांसी राम ने किया था। तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें बहुजन की, तो बहुजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? बहुजन का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात कर ले तो क्या हो जाता है अर्थ? बहुसंख्यक। बहुसंख्यक। और समाज का अर्थ हो जाएगा क्या? समाज का अर्थ हो जाएगा संस्था। तो ये कभी कभी आपसे अर्थ ही पूछ ले तो आपको हर तरह से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है। ये बात हो गई। अगर बहुजन समाज पार्टी को शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है, यहीं पर लिख देते हैं बसपा। क्या लिखा दिया जाता है? बसपा। अगर आपसे इसका चुनाव चिन्ह पूछ लिया जाए तो चुनाव चिन्ह की बात करें तो क्या ध्यान होना चाहिए? एक हाथी है जो बाईं ओर क्या है? उन्मुख है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपके लिए बता दें कि बहुत ही मेहनत करके आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाया जाता है। और आज है पॉलिटी का, और इसी तरह आपको जीके जीएस के हर विषय का निचोड़ मिलेगा। तो ये आप लोग जो भी जानकारी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग इसको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। खास करके प्लेलिस्ट आप लोग एक बार जरूर देखे जाके, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ के सेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न दिखेंगे जरूर। तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अभी के अभी कर दीजिए। और हाँ, आपसे उम्मीद रहेगा कि आप एक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगता है, या आपका कोई सुझाव हो तो आप कर सकते। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए सीधे बढ़ेंगे आज के पॉलिटी के अगले प्रश्न पे। आ चुका है हमारा अगला प्रश्न। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या विचार करना है? केंद्र और राज्यों की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में ऊपर दिए गए कितने कथन सही है? यानी केंद्र और राज्यों के उधार लेने की शक्ति के संबंध में देखना है कि कितना सही। ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट पढ़ना ही होगा। पहला है, क्या है पहला में? कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर भारत के क्षेत्र के भीतर या बाहर उधार ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन कट हो गया। तो देखिए किसमें किसमें एक है। तो ए में एक है तो ये खत्म हो जाएगा।
सी में एक है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये तो आसान हो गया आपके लिए। देखिए डी में भी एक था, तो जब एक सही ही नहीं है तो कैसे होगा। आगे अब देख लेते हैं सेंटेंस। कोई राज्य भारत के बाहर केवल भारत सरकार की सहमति से ही उधार ले सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। वहीं बात करें तीसरा स्टेटमेंट की, कि यदि किसी राज्य को भारत सरकार द्वारा या उसकी गारंटी द्वारा कोई ऋण बकाया है, तो राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं उठा सकता, बिल्कुल नहीं उठा सकता। तो ये स्टेटमेंट भी सही था। ठीक है, तो ये देखिए 2 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्या है, पहला नंबर में जो गलत हो गया, दूसरा नंबर जो ये है किस अनुसार, ध्यान रखिएगा इसको, ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 293 का वन के अनुसार, 293 का वन के अनुसार। ठीक है, तो ये आप क्या करना है, बस आपको ये कथन कारक वाला प्रश्न ध्यान से पढ़ के आंसर लगा लेना है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है, तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। अगर पहली बात, ये किसके आधार पर, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। वहीं ग्राम पंचायत की बात करें तो भारतीय गांवों में क्या है, एक बुनियादी शासी संस्थान है ग्राम पंचायत की जब बात हो रही, तो ये आपको इसमें ऐड ऑन कर लेना है। ठीक है, वहीं बात करें कि और इसमें अगर हम जानकारी की बात करें ग्राम पंचायत का, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इस तरह से कि पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा, किसके द्वारा, तो गांव के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और उसको किस रूप में जाना जाता है, तो जिसे जाना जाता है सरपंच के रूप में जाना जाता है। तो ये बात हो गई, इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जाना जाता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी था हमारा क्या, ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति से अगर हम बात करें, ब्लॉक समिति, तो ये क्या है, ये भारत में क्या कहता है, एक ग्रामीण स्थानीय सरकारी निकाय है, ये भी सरकारी निकाय है। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं। अगर वहीं बात करें ऑप्शन नंबर सी था जिला परिषद की, तो जिला परिषद की अगर हम बात करें, जिला परिषद की, तो जिला परिषद में आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो गठन है लोकसभा और राज्यसभा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी, राज्यसभा के सभी ब्लॉक आपको पूरी बेसिक डिटेल में हम सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। समितियों की अध्यक्ष, ये न कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा के निकल दे, ऐसा मेरा नहीं है। ऐसा है कि कुछ सीख के जाइए, कुछ न्यू, और आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। अध्यक्ष द्वारा विधानसभा और क्या कहता है, विधान परिषद के जिला सदस्यों, देखिए इसका कितना बड़ा डिटेल है, जिला सदस्यों और जिले के जो SC ST और महिलाओं के प्रतिनिधियों से किया जाता है, महिलाओं के
आपके गांव के जो भी जिला परिषद होंगे आप उनसे पूछिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। सरपंच भी गांव में होते हैं, पंचायत समिति भी होते हैं, तो ये सब आपको गांव के स्तर से जानकारी खुद ब खुद होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा करेंगे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा कब बनाया गया? ये प्रश्न तो समझिए पॉलिटी का फेवरेट प्रश्नों में से एक है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो क्या हो जाएगा, 41वां संशोधन या फिर 44वां या 46वां या फिर 42वां। तो ये सबको पता होगा कि 42वां संशोधन अधिनियम के तहत। और अगर वर्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1976, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसमें जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, वहीं 42वां संशोधन की अगर हम बात करें तो 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है, भारत का मिनी संविधान। भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मिनी संविधान कहा जाता है। तो ये आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपसे ये बार बार प्रश्न पूछा भी गया है। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द ध्यान रखिएगा, अखंडता। कौन सा, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। ठीक, तो ये बात हो गई। चलिए आगे की चर्चा करेंगे 11 नंबर पे। फिर से आ गया है प्रश्न स्टेटमेंट वाला, और बार बार बोलते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। भारतीय संसदीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? अब फिर से भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता हमें देखना है। देख लेते हैं क्या है विशेषता। स्वतंत्र न्यायपालिका, नहीं, तो ये तो विशेषता नहीं है। दूसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। तो हाँ, ये चीज तो है इसकी विशेषता में, यानी 2 नंबर होगा। 2 देखिए किसके किसके में है, तो ए में है और सी में भी है, डी में भी है और बी में भी है। लेकिन जब एक गलत हो गया तो देखिए कि किसके किसके में एक मौजूद है, तो ऑप्शन बी तो कट हो गया और ऑप्शन डी भी कट हो गया। इस तरह से आप अपना कॉमन सेंस से भी अगर आपका अच्छे से पढ़ा रहेगा तो। अब देखिए ऑप्शन ए आंसर होगा या फिर ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए आगे के कथन को चेक कर लेते हैं। एक लिखित संविधान, ठीक है, तो लिखित संविधान यहाँ किसकी बात हो रही है, भारतीय संसद प्रणाली की। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए 3 किस में था, इसमें था ऑप्शन ए में, तो ये भी अब कट गया। तो ये एक चीज तो पता हो गया कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे भी पढ़ लेते हैं। कानूनी और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, ये इसकी विशेषता में है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेवारी, तो ये भी है। तो कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और कुछ अगर हम विशेषता की इसमें बात कर ले, भारतीय संसदीय प्रणाली की जब विशेषता की बात आई है तो ये तो यहाँ पे जो जो था जान ही गए। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, बहुमत दल का शासन, बहुमत दल का शासन, ये भी इसकी विशेषता में ही आता है। उसी तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व ये हो जाता है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। और एक विशेषता ध्यान रख सकते हैं कि एक संसदीय विपक्ष, एक संसदीय विपक्ष, ये सब और भी क्या हो गई, इसकी विशेषताएं के अंतर्गत आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाते हैं, 12वां नंबर प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन निम्नलिखित में से किससे ली जाती है? हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए हाँ, भारत की संचित निधि भी है, राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि,
या फिर क्या है, राज्य की आकस्मिकता निधि। तो ये बात हो गई। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, भारत की संचित निधि, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु नोट डाउन कीजिएगा। क्या नोट डाउन करना है कि वेतन, वेतन जब बात आती है तो वेतन राज्य द्वारा दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट करवाने जा रहे हैं। वेतन जो है राज्य द्वारा दिया जाता है। बताइए, ये भी भागने लगा। लेकिन अगर बात करें केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तब क्या ध्यान रखना कि नियुक्त व्यक्तियों की पेंशन केवल केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। केवल किसके द्वारा दी जाती है, तो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। वहीं अगर राज्यपाल की बात आई है तो आपको ये जानकारी भी होना चाहिए कि अनुच्छेद 153 के तहत राज्य में राज्यपाल का पद होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद के तहत हो जाता है, तो अनुच्छेद 153 के तहत। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 155 भी ध्यान रख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। और हाँ, आप लोग एक बार मैराथन क्लासेस जरूर जाके देखिए, सारे विषय के कराए जा रहे हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार आप चेक तो करिए जाके। फिर वीडियो अच्छी लगती है तभी आप सपोर्ट कीजिए। आइए 14 नंबर प्रश्न पे। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गलत है, पहले सही हमें चुनना पड़ेगा तभी तो हम गलत चुन पाएंगे। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए है, यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही बात है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, ये भी सही बात है। इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। हमसे तो गलत पूछा जा रहा था, यानी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आई है जब भारत निर्वाचन आयोग की, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अगर चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 324 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके गठन की हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगर इसका मुख्यालय पूछ दे तो मुख्यालय क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक, वर्तमान में पूछ दे, न्यू बने ही हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार। तो देखिए ये सब क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न पे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? यहाँ आपसे उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो संविधान सभा को तो हम आपको बिल्कुल डिटेल में कई बार पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपको पता है कि ये क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगर बात करें डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और पी.टी. कृष्णामाचारी, तो ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे।
तो बी और सी दोनों हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ठीक है, अगर वही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, तो ये भी आपको पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये बात हो गई। अगर आपसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछ ले तो संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो तब क्या हो जाएंगे, बी एन राव, बी एन राव। और ये पूछा जाता है प्रश्न बार बार। वहीं आपसे ये पूछ देता कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उसके अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। जैसे में आपको ध्यान रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात होगी तो कौन हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये बात हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति समिति के, तब कौन हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू। आपको मिलान करने के रूप में पूछ सकता है, कथन के रूप में पूछ सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। प्रांतीय का पूछ ले तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब कौन हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या है प्रश्न, आपको बताना है कि मसौदा समिति, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे 16 नंबर पे। भारतीय संविधान में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से अधिगृहित किया गया, तो ये किस देश से किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है कि ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया से, आप ये ध्यान रख सकते हैं समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची की अवधारणा। ठीक, वहीं ऑस्ट्रेलिया से ही ध्यान रख सकते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108। ये भी पूछ सकता है, पूछ लिया जाता भी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये सब आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा चुका है और बार बार जब प्रश्न आएगा आपको दोहराया ही जाता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और क्या ध्यान रख सकते हैं, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। ये सब आपको इतना बार बताया है ना कि आप लोग को याद होना ही चाहिए। अगर बात करें लिखित संविधान, ये सब सारे कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए, तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। 17 पे खतरा है कि नहीं जरा चेक ही कर लिया जाए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, फिर से आ गया प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। और 3 प्रकार का न्याय में क्या हो जाएगा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, और लास्ट कौन हो जाएगा, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और प्रस्तावना पे तो हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम हम लोग देंगे नहीं, बस इस क्वेश्चन को हमें देखना था, इसका आंसर। बाकी आपको कुछ जानकारी देना हो आप खुद भी दे सकते हैं जिसके बारे में आपको पता हो। वहीं बात करें, ये एक बार फिर से आप लोग चैनल से संबंधित जो जानकारी दी गई है इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट एटलिस्ट एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, आपसे आशा रहेगा।
और बाकी जो भी है एनसीईआरटी बेस्ड आपको दिए जा रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। और टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, बाकी आप खुद जाके चेक कर लेंगे। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अभी ही कर दीजिएगा। और आपसे बस एक कमेंट की भी आशा रहेगी कि आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए सीधे बढ़ेंगे पॉलिटी के अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का संबंध है, किससे संबंध है? तो ध्यान रखिएगा ये किससे हो जाएगा, शक्ति का पृथक्करण से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अनुच्छेद 50 हो गया। उसी तरह से अगर बात करें तो ये देखिए सी में क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, समान सिविल संहिता, ये हो जाएगा अनुच्छेद 44 से संबंधित। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 51 की, अनुच्छेद 51 तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है। वहीं अगर बात करें क्या कहता है, आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 48 पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 48 में क्या हो जाएगा, कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में, कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में। ठीक, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आता है जो बार बार पूछ लिया जाता है। तो और यहाँ जो शक्ति का पृथक्करण था ना, यहाँ पर आपसे ये भी दे सकता था, अनुच्छेद 50 में इस तरह से भी लिख लीजिएगा। क्या लिख लेना है आपको कि कार्यपालिका से किसका, न्यायपालिका का क्या, न्यायपालिका को अलग करना। वही यहाँ पर क्या लिख दिया था, शक्ति का पृथक्करण। तो कभी कभी शब्दों से अर्थ ही बदल जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान भी देना। आएंगे अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा या पूर्वग्रह न हो। देखिए इसमें आपको और क्या बताया जाएगा, बस आप इसका अनुच्छेद और ये सेंटेंस ध्यान रख लीजिएगा। तो आप क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 257 के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। वहीं अगर अनुच्छेद 258 की बात करें तो कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति का वर्णन है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पूछ सकता है। ठीक, अनुच्छेद अगर 355 की हम बात करें तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करना, राज्यों की रक्षा करना, ये इसमें लिख लीजिएगा खुद से। अनुच्छेद 358 की बात करें तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा प्रावधानों का निलंबन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लिया जाए, जो कि होगा 20 नंबर। फिर से आ गया कथन वाला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें, दिए गए अधिकारियों में कौन से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल। बी है कि 2 है कि राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, ये भी। 3 है कि उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, ये नहीं। ऑप्शन डी है राज्य का महाधिवक्ता, ये भी। यानी 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी जो जो बताया गया सही, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन अगर बात करें उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति की, तो ये किनके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो यही आपसे बस यहाँ पर
देखना था कि क्या कथन गलत है और क्या सही है। ठीक, आपसे बस एक कमेंट की आशा जरूर रहेगी कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। फिर से आ गया है आपका स्टेटमेंट वाला ही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत के संविधान में 20 भाग है, ये बात तो गलत दिया हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कि कितने भाग हैं। ठीक है, वहीं बात करें भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी क्या है, गलत ही दिया हुआ है। अगर तीसरे की बात करें तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां थी, तो ये बिल्कुल थी, तो ये सही, यानी कि केवल 3 नंबर ही सही है। अब चलिए इसमें गलती क्यों हो गया ये भी देख लेते हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में, चलिए लाल से ही लिखते हैं, मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में अगर आपसे पूछे तो क्या ध्यान रखना है, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और क्या कहता है 395 अनुच्छेद थे। ठीक, ये हो गया मूल संविधान की बात। अगर वर्तमान में कहें तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 12 अनुसूची 444 से अधिक अनुच्छेद, तो यही यहाँ पर क्या था, गलत दिया हुआ था। ठीक है, वहीं अगर 9वीं अनुसूची की जो बात आई थी, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ 3 नंबर देखिए, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 1951 द्वारा जोड़ा गया था। यहीं पर चलिए लिख देते हैं कि 9वीं की बात आई, 9वीं अनुसूची की, तो ये 1951 द्वारा, प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक, उसी तरह से अगर 10वीं की बात आई तो 10वीं हो जाएगी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। और तीसरा लास्ट जो हो गया क्या था, 11वां और 12वां, अच्छा 11वां 12वां दोनों है, तो 11वां हो गया 73वां के अनुसार, 1900 क्या हो जाएगा 92 के अनुसार। ये आप अच्छे से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और लास्ट हो गया 12वीं अनुसूची जो कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के दौरान। तो तीनों सेंटेंस को आपको क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। तो आज के पॉलिटी की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।